नमस्कार दोस्तों, सिविल्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लेखपाल की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी 2 दिन पहले से, तो उसी का आज टेस्ट नंबर 3 है। ये टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर में अब तक आए हुए जीएस के क्वेश्चन के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, जिनका लेवल एकदम एग्जाम की तरह होगा। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3 जीएस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो बिहार का एक जिला था चंपारण, जिसमें किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती किए जाने को विवश किया गया। और तभी जो राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, उन्होंने गांधी जी से को यह समस्या से अवगत कराया। इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह को तीन कठिया पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसके 3/20 में भाग में नील की खेती की जाती थी। तीसरा फैक्ट देख लेते हैं कि महात्मा गांधी को जो महात्मा से नवाजा गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कहा गया। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। वैसे दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह आंदोलन कर चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित फैक्ट। ये बिहार जिले में है। राजकुमार शुक्ल द्वारा इसको अवगत कराया गया गांधी जी से। और ये इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। ठीक है, तो अगले इसके बाद अन्य ऑप्शन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में 1918 में लाया गया। इसका नेतृत्व जो गांधी जी ने किया था, लेकिन इसमें जो पूरा दौरा किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसी समय खेड़ा के लोगों ने, महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा। उसके बाद देख लेते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से इसको प्रसारित किया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन है वो भी 1939 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके से इसमें जितने भी फैक्ट बने हैं उसको हमने कवर किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने कब और कहाँ किया? हाँ, तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी बिपिन चंद्र पाल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। और ये एक ऐसे भारतीय व्यक्ति हुए जो 1892 से 1895 तक यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी हुए। तो एक बार जल्दी से इसमें फैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में की थी। और 1892 से 95 के बीच ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये उनका पहला और अंतिम था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जो जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला। और 1955 में मिला इनको। और इनकी 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिनमें 1929 की अध्यक्षता फेमस है, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये लाहौर अधिवेशन का है, जहाँ पे रावी नदी के किनारे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की थी।
इसलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा है जो इस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वो 8 राज्य इस प्रकार हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बाकी जो 8 राज्य हैं उनकी सीमा लग रही है। और जो उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था 13 जिलों के साथ। तो आपको समझ आ ही गया होगा। एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो ऑप्शन ए डल झील, बी चिल्का झील, सी वुलर झील, डी डीडवाना झील। तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। तो चिल्का झील की विशेषता देख लेते हैं। इसको 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नवाजा गया। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लहबून झील है। और जो दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो राजस्थान की सांभर झील भी है। और डीडवाना झील के बारे में देख लेते हैं, तो ये भी राजस्थान में है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की झील है, तो वो होगी वुलर झील होगी, है ना। तो ये जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर की झेलम नदी के किनारे एक गोखुर झील का उदाहरण है। इसी प्रकार जो डल झील है वो भी कश्मीर की है और ये मीठे पानी की झील है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट को कि जो मतलब चिल्का झील है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वुलर झील मीठे पानी की झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जून, बी 24 अप्रैल, सी 12 अगस्त, डी 23 सितंबर। तो इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल। तो पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है वो कब लाया गया था? कब लाया गया था नहीं, ये किसकी सिफारिश पे लाया गया था? बलवंत राय मेहता, दूसरे अशोक मेहता 1977, लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986, और जो थुंगन समिति थी वो 1977। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आर्टिकल 40 जो है नीति निदेशक उसमें शामिल किया गया है। और ये एक स्थानीय स्वशासन कहा जा सकता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक था वो लॉर्ड रिपन थे। और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित लाई गई। ठीक है, तो एक बार में काफ़ी इसके फैक्ट हो गए, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लाया गया। दूसरा बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता और लक्ष्मी सिंघवी समिति, थुंगन समिति, इन्होंने इसके बारे में सिफारिश की थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा मिला। और आर्टिकल 40 नीति निर्देशक में इसको शामिल किया गया। और 5वां ये है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
भारत के संविधान की इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 6ठी अनुसूची। तो इसका आंसर होगा 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में ये है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो भी ये जनजातीय क्षेत्र हैं, इधर पे जो इनका प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और 5वीं अनुसूची बताती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन संबंधी कानून है। और 10वीं अनुसूची जो बताती है कि दल बदल विरोधी निर्भरता के बारे में बताती है। और जो 4थी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A और सी 49 और डी 50। तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय महत्व के जो समझे जाते हैं वो 48A है। चलिए और इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। जो आर्टिकल 48 है वो किससे संबंधित है? वो है कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो 48 जो है वो कृषि और पशुपालन का संगठन है। और जो 48A है वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और जो आर्टिकल 48 अकेले है वो है कृषि और पशुपालन का संगठन। और 50 जो है आर्टिकल वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 49। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और आर्टिकल 48 जो है वो है कृषि तथा पशुपालन से संबंधित है। और आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये फैक्ट काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लैटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तरी मैदान तथा दक्षिण में जितने भी तटीय मैदान हैं उनमें पाई जाती हैं। क्योंकि ये जो मिट्टी है वो नदियों द्वारा लाई गई उर्वरा जो होती है उनसे मिलके बनती है, इसीलिए ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है। और जलोढ़ मिट्टी के भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो 2 प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे जो नई मिट्टी है वो खादर मिट्टी कहलाती है और जो पुरानी मिट्टी है वो बांगर। जो खादर होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण ज़्यादा होती है। ये इसमें उर्वरता ज़्यादा पाई जाती है। इसमें सॉरी लाल मिट्टी की जो एक विशेषता होती है वो होती है अम्लीय, जिसमें इसकी अम्लता को दूर किया जा सकता है चूना मिलाकर। ठीक है, और इसकी मिट्टी काफ़ी शुष्क अनउपजाऊ होती है, इसलिए मोटे बाजरा जो मोटे अनाज होती है उसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। और जो बी नंबर की काली मिट्टी है उसको उस वो इसका जो कलर होता है वो काला, वो टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और जो काली मिट्टी है उसको 2 नामों से और प्रकारते हैं, रेगुर मिट्टी और काली कपासी। चूँकि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं। चौथा है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो मानसूनी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे बहुत अधिक आर्द्रता होती है वहाँ पाई जाती है। इसमें जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें लिंचिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए तजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, सी कजाकिस्तान और डी उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर है जो वो है कजाकिस्तान। अभी चर्चा में ये रहा था कि जो यहाँ की जनता थी उन्होंने ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का हिंसात्मक विरोध किया, जिससे वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कजाकिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान में यूरेनियम की भंडार पाया जाता है और भारत और कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध अभ्यास किया जाता है जिसे काजिंद कहते हैं और यहाँ की अभी राजधानी है परिवर्तित करके नूर सुल्तान कहा गया है इसको। ठीक है, तो कजाकिस्तान से संबंधित हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं जो लगभग पूछे जाते हैं। पहला, ये विश्व का पहला लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरा, इसकी राजधानी नूर सुल्तान बन गई है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद नामक एक्सरसाइज होती है और यहाँ यूरेनियम के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद एक अभी करंट में एक क्वेश्चन और चल रहा था कि 26 जनवरी जो अभी 26 जनवरी आने वाली है 2022 की, उसमें कौन से अतिथि आएंगे इस बार। तो ये जो जितनी भी कंट्री हैं मध्य एशिया की, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी के राष्ट्रपति आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोपल टाई क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है इस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है देख लेते हैं कि केरल में है कि ऑप्शन बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका आंसर है कर्नाटक। जो कर्नाटक है उसमें कोपल टॉय क्लस्टर पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ टॉय क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। चलिए कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक में सोने की एक खान पाई जाती है जिसे कोलार की खान कहा जाता है। और इधर सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात पाया जाता है जो कि सारावती नदी पर है। और कर्नाटक में ही कुद्रेमुख की चोटी भी है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बांदीपुर है, बन्नेरघट्टा है, अंसी और नागरहोल। नागरहोल को एक और नाम से जाना जाता है राजीव नेशनल पार्क। तो कभी कभी दोनों नामों को एक साथ दे दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है और पूछा जाता है ये इनमें से इसको और भी क्या कहते हैं, तो अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। तो इसमें से देखते हैं। ऑप्शन ए है कथकली, बी भरतनाट्यम, सी बिहू और डी कथक। तो जो इसका आंसर होगा वो बिहू होगा, क्योंकि बिहू जो है वो भारत का नहीं है, ये असम का है। ठीक है, तो असम में और भी डांस होते हैं जैसे सत्रिया डांस होता है, भोरताल डांस होता है। और कथकली जो होता है वो केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिहू असम का और कथक है उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसने विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन ए गोपी कृष्ण, बी उदय शंकर, सी रुक्माणी देवी, डी केलू चरण महापात्रा। तो इसमें देख लेते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा केलू चरण महापात्रा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट और क्वेश्चन समझ में आए हों, सही लगे हों, अच्छे लगे हों, तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू, बाय बाय।